अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान $7 अरब से जायद के मुआहदों और एमओयूज ने एक बार फिर सी पैक की तरह की इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को मरकज़ बहस बना दिया है। प्राइम मिनिस्टर वज़ीर शहबाज शरीफ इस वक्त चाइना में और चीनी कंपनीज को पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज मुंतकिल करने के साथ मुश्तरका मनसूबे कायम करने और एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन में इन्वेस्टमेंट की दावत दे रहे हैं। हुकूमत की स्ट्रेटजी ये है कि चाइना में बढ़ती हुई लेबर कॉस्ट के बायस कई इंडस्ट्रीज अब कम कॉस्ट वाले ममालिक की तरफ मुंतकिल हो रही हैं, तो पाकिस्तान इस मौके को इस्तेमाल करते हुए टेक्सटाइल के साथ साथ लेदर, फार्मास्यूटिकल के अलावा बैटरी स्टोरेज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ आईटी और फिर खासतौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में चाइनीज इन्वेस्टमेंट ला सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुआहदे खासतौर पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज के साथ रीन्यूएबल एनर्जी और ईवी चार्जिंग के अलावा फार्मास्यूटिकल, मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सेक्टर और फिर एग्रीकल्चर वैल्यू एडिशन से मुताल्लिक हैं। अब इसके लिए हुकूमत कराची में 6000 एकड़ पर मुश्तमिल एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन को चीनी इन्वेस्टमेंट के लिए मरकजी हब बनाना चाहती है, जहां वन विंडो ऑपरेशन के साथ जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म लीज जैसी सहूलत फराहम की जाए। इकनॉमिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ये मंसूबे मटेरियलाइज होते हैं तो पाकिस्तान को बराह रास्त गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट के साथ नई फैक्ट्रीज के अलावा एक्सपोर्ट्स और रोजगार में नुमाया इजाफा भी मिल सकता है। खासतौर पर अगर चाइनीज कंपनीज पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स तैयार करके दीगर ममालिक को एक्सपोर्ट करें तो ये मॉडल फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर बेहतर बनाने में भी मदद दे सकता है। एग्रीकल्चर सेक्टर भी इस स्ट्रेटजी का बड़ा अहम हिस्सा है। चाइना तकरीबन $100 अरब की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान का हिस्सा इसमें बहुत ही कम है। तो हुकूमत अगले 5 से 7 साल में चाइना को एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में $10 अरब इजाफे का टारगेट रखती है। अब ये सब कुछ मुमकिन कैसे हो सकेगा, इस पर हम गुफ्तगू कर अजीब साहब साबिक मुशीर हैं वजारत ख़जाना के, हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब सितंबर 2025 में भी एक डेलीगेशन गया था, बहुत बड़ा डेलीगेशन था, $4-6 अरब के, वहाँ पर एमओयू साइन हुए, लेकिन वो मटेरियलाइज अभी तक तो नहीं हो सके, कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट नहीं आई। अब ये एक बार फिर $7 बिलियन एक बड़ा फिगर कोड किया जा रहा है गवर्नमेंट लेवल पर, तो अब ये मटेरियलाइज हो सकेंगी चीज़ें? पाकिस्तान ने जो सिफारती कामयाबियाँ हासिल की हैं, अब ये हमें इकनॉमिक फ्रंट पर इस वक्त नज़र आएंगी कन्वर्ट होती हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बात याद रखिए कि जितना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहे वो रेल रोड लिंकेज हो, गवादर पोर्ट हो, वो हमारी स्पेशली एनर्जी सेक्टर हो, जो इन्वेस्टमेंट प्लस डेट पिकअप किया है चाइना से, उसकी रीपेमेंट को या उसको मोनेटाइज करने के लिए हमें किसी तरह तो आगे बढ़ना है। आपको ये भी मालूम है कि अभी हमने एक पांडा बॉन्ड भी वहाँ पे किया है। सो अब असल बात तो ये है कि क्या हम ये ट्रांजिशन कर सकते हैं जिसमें हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ से मूव करके वाकई ही मैन्युफैक्चरिंग में या एग्रीकल्चर में चले जाएं, और उनसे मैन्युफैक्चरिंग के क्या सेक्टर्स हैं जिनमें हम ये काम कर सकते हैं, प्लस माइंस एंड मिनरल्स में कोई काम किया जा सके उनके साथ। अब स्टोरी जो है जो हम लिखना चाह रहे हैं वो ये है कि चाइना का जो लेबर है, मैं आपको एग्जैक्ट कॉस्ट दे देता हूँ। एक हमारी कॉस्टिंग जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने की है, मेरा ख्याल है वो है कि $500 वहाँ का लेबर कॉस्ट है महाना की बुनियाद पर, हमारी है $150 की। सो अगर आप ये एडवांटेज उनको देना चाहें, सो दैट्स वन एडवांटेज यू कैन ऑफर दैट। फिर ये है कि यहाँ से कनेक्टिविटी करके आप उनको कहें कि सामान वो कहीं आगे ले जाएं, अरेबियन सी के थ्रू मिडल ईस्ट ले जाएं, ये भी आप कर सकते हैं। फिर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उसमें अगले चंद साल तो आपकी मराहत रहती हैं। ये भी आपको मालूम है कि IMF के तहत आप वो मराहत जो है फिर वो ख़त्म कर देंगे। सो उसमें कुछ अपॉर्चुनिटी है, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, रेल कनेक्टिविटी, अभी भी ML2 की बात आपको पता है हो रही है, वो कायम है। अब आपने कभी सुना है कि पाकिस्तान का कोई टेक्सटाइल वाला जो है, वो टेक्सटाइल का इतना काम करते हैं चाइनीज, कि उसके साथ कोई जेवी हुआ हो? सो ये एक अपॉर्चुनिटी है। फार्मास्यूटिकल में भी अपॉर्चुनिटीज हैं कोलैबोरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अपॉर्चुनिटी है B2B। सो ये सारी जो है, जैसे बहुत से इलेक्ट्रॉनिक जो पाकिस्तान में बिकते हैं, ये चाइना असेंबल्ड हैं या चाइनीज यहाँ लाकर असेंबल करते हैं, पर हो ये रहा है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ही बेची जा रहे हैं। सो हाउ डू यू मूव दिस इनटू अ बिगर मार्केट वेयर यू कैन सेल इट आउटसाइड पाकिस्तान, री एक्सपोर्ट टू चाइना और सेल टू द वर्ल्ड? नाउ चाइना की तो बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है मिडल ईस्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो क्या आप उसका पार्ट बन सकते हैं? देखिए ना, खाली लेबर का सस्ता होना इज नॉट एन एडवांटेज। आपको अपनी एनर्जी की एफिशिएंसी, आपकी ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, फिर इसी तरह जो लॉजिस्टिक्स जिसने कैरी करना है, ठीक है, गवादर ये पोर्ट बन सकता है, इधर से आप आगे चल सकते हैं। सोलर मैन्युफैक्चरिंग, हम एरियाज देखने की कोशिश कर रहे हैं ना, हमने सारा सोलर वहां से मंगवा लिया। बैटरी स्टोरेज,
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम्स, पूरे पाकिस्तान का एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम बनना है। ये वो सारे एरियाज हैं जिसमें हम उनसे कर सकते हैं। चाइना को कुछ टैरिफ प्रेशर्स हैं, राइजिंग लेबर कॉस्ट हैं, और उनकी जो सप्लाई चेन की डाइवर्सिफिकेशन हो गई है, और बहुत सा कुछ वियतनाम चला गया है। आप ये चाह रहे हैं कि एक लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग बेस ऑफर करें उनको, अ गेटवे टू मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया एंड अफ्रीका ऑफर करें, और एक एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म ऑफर करें। पर बात तो वहीं आके रुकेगी ना, आपकी पॉलिसी कंसिस्टेंसी क्या है, आपकी सिक्योरिटी क्या है, रिलायबल एनर्जी क्या है, लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी क्या है, टैक्स प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है। 54% इस वक्त टैक्स है आपके मैन्युफैक्चरिंग पे। जब तक ये सारा कुछ ठीक नहीं करेंगे, जो मैंने ऊपर कहानी बयान की है आपको, आप उसको बना नहीं सकते। एक आखिरी बात करूं कि एक चाइना का और रोल हो सकता है, सीड टेक्नोलॉजी, मैकेनाइजेशन, इरिगेशन एफिशिएंसी, कोल्ड चेन्स, एग्री प्रोसेसिंग, ये सब चीजें पाकिस्तान से मिसिंग हैं, और इनके मिसिंग होने से एग्री प्रोडक्टिविटी पाकिस्तान की एट टाइम्स आधी है कंपेयर टू व्हाट द चाइनीज आर डूइंग। और इन सब को ठीक करने के लिए हो सकता है कि चाइनीज इंटरेस्टेड हो आप उनसे। अब हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है चाइना से, हमने एक्सपोर्ट बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ बिल्ड करना है, और मैनेजरियल नो हाउ, जैसे मैंने एग्रीकल्चर का जिक्र किया, लानी है। हमारा सीपेक, जिसको 1-2 मुझे नहीं पता क्यों कहते हैं, हमने 23-25 अरब डॉलर की उनसे डेट उठा लिया है। इसको वापस करने का किसी ने सोचा ही नहीं कि ये कैसे होगा सब कुछ। पाकिस्तान इंडेटेड हो गया, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो एआई एंड डिजिटल इकोनॉमी में भी काफी आगे हैं, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स, डिजिटल पेमेंट्स, इस सब से भी फायदा उठाया जा सकता है। पर ये सब तभी मुमकिन है जब हम अपना घर ठीक करेंगे। अरबाब, आप जितनी मर्जी दफा मुझे इंटरव्यू कर लो, इन दी एंड बात वहीं आके रुकेगी कि रेगुलेटरी हर्डल्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पाकिस्तान की टैक्सेशन, एनर्जी की हाई कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स की वीकनेसेस, ये सब जब तक ठीक नहीं करेंगे, ऐसा बजट नहीं प्रेजेंट करेंगे कि ये सब कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे, तो ये सब बातें ही रह जाएं। सही। और खान साहब, जाहिर है ये सारी वो डिमांड्स हैं जो हमारी इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी की भी हैं। ये जो बजट प्रपोजल इस वक्त जमा हुए हैं वो सब यही लो कॉस्ट मांग रहे हैं, वो पॉलिसीज़ में ईज़ मांग रहे हैं, वो जो टैक्सेशन है उसके निज़ाम को थोड़ा ठीक करना चाहते हैं, सुपर टैक्स को एबॉलिश करना चाहते हैं। अब ये ईद के बाद हम इस पर डिटेल भी सेटिंग करेंगे, लेकिन आज आप ज़रा इस पर थोड़ा एक ब्रीफ नज़र, एक पूरा ओवरव्यू कर दें कि ये अब इस बजट से हम एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। 4 महीने पहले शायद गवर्नमेंट की सोच कुछ और हो, लेकिन पिछले 3 महीनों ने तो जो हालात रहे दुनिया के, शायद बहुत कुछ तब्दील कर दिया है। तो अब कोई फिस्कल स्पेस ऐसा रिलीफ वाला नज़र आ रहा है आपको? बात यह है कि हमें हर सूरत में इस बजट में जाने से पहले एक कमरे में बैठकर पॉलिसी मेकर्स को ये सोचना है कि इन्वेस्टमेंट 14% पे है, तो अगर ये इन्वेस्टमेंट एनहांसिंग बजट है तो वो क्या होगा। वो 54% मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स नहीं हो सकता, वो 38% पर्सनल इनकम टैक्स नहीं हो सकता, वो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड्स पे टैक्स नहीं हो सकता, मतलब वो ये सब चीज़ें हो नहीं सकता। वो विदहोल्डिंग रिजीम, वो इन रिजीम्स में रह के वो हम मुल्क को नहीं चला सकते। अगर ये बात दुरुस्त है और थोड़ी देर के लिए आप ये बात मान लेते हैं मेरी कि ये ऐसे ही है ये स्टोरी, तो फिर वो स्टोरी आपने क्या लिखनी है जिसमें आप एक रीशेप कर रहे हो ये सारी टैक्सेशन को। उसके लिए पहले तो आपको ये सारा एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, और फिर आपको बताना पड़ेगा कि अगर आप जीएसटी भी 18% से कम करने की एक, और सुपर टैक्स को भी, और ये सारे टैक्सेस को एक 3 से 5 साल मंसूबा ही बताते हैं, तो वो क्या एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, वो क्या लैंड वैल्यू टैक्स है, वो क्या सेल्स टैक्स के गैप्स हैं जो आप पूरे करने जाएंगे एनफोर्समेंट से भी और प्रॉपर मेजर से भी, कि वो आप कर सकें। और आखिर में ये कहूँगा, इससे ज़्यादा ज़रूरी होगा कि व्हाट आर दी एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स दैट पाकिस्तान इज़ विलिंग टू ऑफर। बिल्कुल भूल जाते हैं हम कि फिस्कल की 2 साइड्स होती हैं। हम फिस्कल की वो साइड लेके चलते हैं जो इन्वेस्टमेंट एनहांसिंग नहीं है। हम स्टेबिलिटी टू इन्वेस्टेबिलिटी नहीं कर पा रहे मुल्क। हम स्टेबिलिटी में हैं बट इन्वेस्टेबिलिटी नहीं लाते। ये तो पिछले 10 तिहाइयों में, 78 साल में जितने मर्जी प्रोग्राम देख लें, 24 प्रोग्राम IMF के देख लें, सब में यही होता है, स्टेबलाइजेशन या स्टेबिलिटी, बट इन्वेस्टेबिलिटी नहीं आती। इन्वेस्टेबिलिटी इसलिए नहीं आती कि आप
फिजिकल कंसोलिडेशन को, जो कि महवर होता है आईएमएफ एंगेजमेंट का, इस निगाह से नहीं देखते जो मैं आपके सामने रख रहा सही। हूँ। और इलेक्ट्रिक सब्सिडीज, ट्यूबवेल सब्सिडीज, बीट सपोर्ट सब्सिडीज, एसओईज की पैसे, कॉस्ट शेयरिंग विद प्रोविंसेस, ये एक्सपेंडिचर साइड किया है। इस पे हम डिटेल में बात कर लेंगे जब जी भी आप चाहें। बिल्कुल, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया खाकान साहब। इंशाल्लाह फिर इस बजट पर हम डिटेल सेटिंग करेंगे, सेक्टर वाइज इसको डिस्कस करेंगे। खाकान नजीब साहब, साबिक मुशीर वजारत ख़जाना, हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अब चाइना का ये विजिट प्राइम मिनिस्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर एमओयूज, एग्रीमेंट साइन हुए हैं। अब देखना ये कि ये किस तरह से मटेरियलाइज होते हैं, इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। चौधरी अकमल साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब चौधरी साहब, अभी सितंबर 2025 में एक बड़ा डेलीगेशन गया, कोई 250 के करीब कंपनीज गई चाइना, और 4-5 अरब डॉलर के एग्रीमेंट इसी तरह साइन हुए। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा उस वक्त भी ऐलान किया और अब खुद प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए दोबारा, और ये फिर 7 अरब डॉलर के एमओयू साइन हुए हैं। लेकिन ऑन ग्राउंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट में ये कन्वर्ट नहीं हो पाते। हमने देखा कि इस साल 10 महीने के फिगर्स कोई 1.5 अरब डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट इतनी लोअर साइड पर है, एमओयूज हम अरबों डॉलर्स के कर रहे हैं। बस वो मियाँ साहब कहते हैं ना, पल्ले नहीं धेला दे कर दी मेला मेला। तो पिछले 3-4 सालों से जो मौजूदा हुकूमत है, इसने तो सिर्फ इसी तरह के आसरे दिए हैं कि जी ये फलानी जगह से भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, कभी सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट आ रही है, कभी दुबई से इन्वेस्टमेंट आ रही है, कभी यूएई से इन्वेस्टमेंट आ रही है। अब हम हालांकि हमने सिफारती महाज के ऊपर काफ़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो चंद बुनियादी जो चीज़ें हैं जो किसी भी मुल्क की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं, उसको अट्रैक्ट करती हैं, वो हमारे यहाँ पे मौजूद नहीं है। जिसमें सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो अदालतों का अगर आप हाल देख लें, जो लॉ एंड जस्टिस की जो पोजीशन है मुल्क में, वो देख लें, सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, या इसके अलावा जो है वो करप्शन जिस तरीके से परवान चढ़ चुकी है। तो इन 3 चीज़ों के होते हुए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो नहीं आती। अलबत्ता ये ऐलानात हैं कि जी इतने अरब डॉलर के एमओयू साइन हो गए हैं, बस मुझे तो लग रहा है कि इन्होंने ये सियाती दौरे बनाए हुए हैं, मुल्कों जाके जो है ना वो इब्ने बतूता बने हुए हैं। मुझे लगता नहीं है कि ये जो है वो इनको मटेरियलाइज कर सकेंगे जब तक कि मुल्क के अंदर की जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पे जो हमारा पॉलिटिकल कैनवस है, उसके ऊपर अवाम का जो है वो एतमाद रियल टर्म्स में नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले ये बुनियादी इंग्रीडिएंट्स हैं, इसको अगर पूरा किया जाए तो उसके बाद हम आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं। अदरवाइज जो है ना, मैं अगर अपना रियल ओपिनियन दूं तो उसमें बहुत मुश्किल है कि हम माशी तौर के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कारहाय नुमाया अंजाम दे सकें। अलबत्ता ज़्यादा मुमकिन यही है कि मुश्किलात में जो है वो वक्तन फवक्तन जो है ना हमारे इजाफा ही होता जाएगा। और सबसे बढ़कर, हुकूमत से बढ़ के जो हमारे लिए इस वक्त मुसीबत बनी हुई है और आम आवाम के लिए, वो है आईएमएफ के प्रोग्राम में रहना और माशी तरक्की, ये दो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट चीज़ें हैं। मेरा नहीं ख्याल है हम आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए कोई अच्छा दिन देख सकेंगे। तो अब चॉइस साहब, ये हम देखते हैं कि 2 तरह के एग्रीमेंट्स होते हैं। ज़ाहिर है G2G एग्रीमेंट में चलें, ब्यूरोक्रेटिक रुकावटें आ जाती हैं, लेकिन ये B2B एग्रीमेंट जो होते हैं, जो कंपनीज़ के आपस में, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज आपस में ये एग्रीमेंट्स करती हैं, फिर ये क्यों आगे बढ़ने में इतना सुस्त हो जाते हैं? उन्हें तो फौरी तौर पर ज़ाहिर किसी कंपनी का इंटरेस्ट किसी प्रोजेक्ट में है तो वो तो घड़ी की चौथाई में उसमें इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाना चाहेगी, वो इतना डिले क्यों हो जाते हैं? देखिए, नंबर 1 तो वन विंडो ऑपरेशन नहीं है। जैसा कि मैंने बताया ना, करप्शन, अब ये हर एक चीज़ का ताल्लुक है ना एक दूसरे से। करप्शन का मतलब ये कि हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स में आप चले जाएं तो उसके बाद आपका पैसे दिए बगैर कोई काम हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अब ये चीज़ें हमारे इस हद तक सराहियत कर चुकी हैं कि कैसे कोई आके बिजनेस यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। चाइना हो जाए, हमारे दोस्त ममालिक हमारे चाहते हैं, इन्वेस्टर्स हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की हमारे पास कमी नहीं है, लेकिन मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं, खास तौर पे आईएमएफ के साथ रहते हुए, जिसमें आप देखें ना बिजली के बिलों की क्या पोजीशन कर दी है, क्या एनर्जी कॉस्ट हमारी कंपेटिटिव है कि हम खिते के किसी दूसरे मुल्क के साथ जो कम्पीट कर सकें। इसी तरीके से जो हमारे ऊपर टैक्सेशन 50% प्लस की जो है वो टैक्सेशन लाद दी गई है, तो उसके बाद कैसे कोई इन्वेस्ट करेगा? मतलब कोई अपनी जेब से हमें कोई थोड़ी लगा के देगा। वो तो होता है ना कि जो अपॉर्चुनिटीज हैं आप खुद भी कमाएं, हमें भी कमाने दें, यहाँ पे भी रोजगार जो है वो बड़े, महंगाई कम हो, एक
इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो। आईएमएफ का मॉडल तो इंटरेस्ट बेस्ड मॉडल है कि आप सूद देते जाएं और खुद सूद लेते जाएं, और यही हुकूमत कर रही है। आप देखें इस वक्त हुकूमत का जो सबसे बड़ा खर्चा है बजट में वो सूद का खर्चा है। लास्ट ईयर 9000 बिलियन का जो है वो सूद हुकूमत ने देना था, और वो किनको देना था? यही बैंकों को देना था, यही जो है वो क्या नाम है उसका, और इसी के ऊपर टैक्स की सूरत में वापस आ जाता है। तो ये गोल गोल ये जो इंटरेस्ट का चक्कर है आईएमएफ के साथ रहते हुए हम जो चला रहे हैं, इस ट्रैप से जब तक हम नहीं निकल पाते, हमारी पॉलिसीज इंडिपेंडेंट नहीं बन सकती, तो बिजनेस कहाँ से होगा वहां पे? बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे। सुनी बड़ी मुश्किल इस वक्त ये लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ सके। एग्रीमेंट्स हमने बड़े बड़े साइन कर लिए, लेकिन उसको फिर मटेरियलाइज करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ईद के फौरी बाद मुमकिन तौर पर ईद के अगले हफ्ते में बजट पेश होना है, और 2026-27 का ये बजट बड़ा ही चैलेंजिंग हो सकता है। तमाम ट्रेड यूनियंस, तमाम ट्रेड बॉडीज़, तमाम बिजनेस कम्युनिटी ने अपने अपने प्रपोजल जमा कराए हैं, और इस आइंदा फिस्कल ईयर के लिए अशफाक तोला जो कि हमारे मुल्क के माहिर माशियात हैं और साबिक वज़ीर मुमलिकत भी हैं, उन्होंने उनकी कंपनी ने एक मॉडल बजट पेश किया है, और इस मॉडल बजट ने पाकिस्तानी मीशत में एक नई बहस छेड़ दी है। इस बजट में तजवीज़ दी गई है कि रुपये की कदर तकरीबन 250 रुपए लाई जाए, जबकि बैंकिंग चैनल से आने वाली रेमिटेंसेस पर फी डॉलर 10 रुपए बोनस दिया जाए। अब इस स्ट्रेटजी का बुनियादी मकसद कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम के जरिए डॉलर लाना है, ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़े और इकोनॉमी हुंडी सिस्टम से बाहर निकल सके। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कमज़ोर रुपया एक तरफ एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकता है, क्योंकि ऐसे में एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा मुनाफा हासिल होगा, लेकिन दूसरी तरफ इंपोर्टेड अशिया महंगी हो जाती हैं। पाकिस्तान चूँकि तेल के साथ गैस और एडिबल ऑयल के साथ साथ मशीनरी और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करता है, इसलिए डॉलर महंगा होने से महंगाई में इजाफा फौरी तौर पर सामने आता है। आईएमएफ प्रोग्राम के लिहाज से अगर देखा जाए तो कमज़ोर रुपया एक्सटर्नल अकाउंट्स को बेहतर बनाने में काफ़ी मदद दे सकता है। इंपोर्ट्स कम हो सकती हैं और रेमिटेंसेस कन्वेंशनल चैनल्स में आ सकती हैं, और स्टेट बैंक के ज़खायर भी मजबूत हो सकते हैं। अब यही वजह है कि आईएमएफ अमूमन मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की हिमायत करता है, लेकिन इस पॉलिसी का दूसरा रुख ज़्यादा तवज्जो तलब है। रुपए की कदर गिरने से बैरूनी कर्ज़ों की रकम में इजाफा हो जाता है, जिससे हुकूमत को कर्ज़ों की अदायगी के लिए ज़्यादा रकम दरकार होती है। अब इसके साथ ही बजट डेफिसिट बढ़ने का भी खतरा पैदा हो जाता है। इसी तरह बिजली के साथ पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ने से महंगाई आवाम पर दबाव डालती है। अशफाक तोला के मॉडल के मुताबिक अगर रेमिटेंसेज में नुमाया इजाफा हुआ और मईशत में डॉलर की आमद बढ़ी तो महंगाई को 6% तक कम किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि हुकूमत एनर्जी सेक्टर के नुकसानात कम करे, सरकारी इदारों की प्राइवेटाइजेशन फौरी तौर पर करे, और फिर टैक्स नेट को वसी किया जाए। ये टैक्स नेट वाला मामला आने वाले साल में बड़ा ही चैलेंजिंग होगा, चूंकि 400-500 अरब के नए टैक्स टारगेट्स में शामिल किए जा रहे हैं। अब इस नेट को कैसे बढ़ाया जाएगा, वो शोबे जो अभी तक इस नेट में नहीं है उनको कैसे टैक्स नेट में लाया जाएगा, तो हम बात करेंगे। अशफाक तोला साहब साबिक वज़ीर मुमलिकत हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं। अशफाक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब जो मॉडल आप लोगों ने तजवीज़ किया है, इसमें आप कह रहे हैं कि रुपए की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 250 रुपए डॉलर के अगेंस्ट, और ये इसका इज़हार आप पहले भी कई बार कर चुके हैं। अब अगर ये वैल्यू यहाँ पर ले आई जाती है, इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को फिर क्या फ़ायदा या नुकसान हो सकता है, उनके लिए चैलेंजेस कितने बढ़ सकते हैं, ओवरऑल हमारी इकोनॉमी को ये किस तरह से ये चीज़ स्ट्रेंथन कर सकती है? देखिए, एक्सपोर्टर जो आपने कहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच अरबाब। देखिए, ये जो बजट है इट्स अ पैकेज। इसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि बिट्स एंड पीसेस कैन नेवर विन द गेम। आपको एज ए मॉडल बजट जब हमने दिया है, वी आर द ओनली इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान। अब शायद मेरा ख्याल है कोई एक और इकोनॉमिक कोई रिफॉर्म कमीशन और कोई ऐसी कमेटी बन गई है जो गौर एजाज साहब ने और उन्होंने बना के कुछ दिया है, छोटा मोटा कोई काम किया हुआ है उन्होंने भी। तो वो जो हमने बनाया है बजट, ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है और इस पर पूरा साल हम काम करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, इसमें टैक्स रिफॉर्म्स भी शामिल हैं, इसमें आपने देखा होगा कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी शामिल हैं, इसमें एग्रीकल्चरल रिफॉर्म भी शामिल है, इसमें हर किस्म की इंडस्ट्रियल रिफॉर्म भी शामिल है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है। और सबसे बड़ा न्यूक्लियस जो इसका है ना, कि आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए हम कहाँ कहाँ मार खा रहे हैं, उन चीजों को हमने जोर दिया और आपको ये बताया है कि ये कैसे हो सकता है। न्यूक्लियस इसका ये था, जब हमने पहले भी ये कहा था कि करेंसी आपकी करेंसी को आप अपने फेयर प्राइस पे ले आइए। तो फेयर प्राइस है 250 रुपये। अब उसमें आपने सवाल ये कर दिया कि एक्सपोर्टर्स क्या करेंगे, तो भाई एक्सपोर्टर्स के लिए भी हमने पूरा इनको मॉडल बना के दिया था। अच्छा, कि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्टर है ना,
ये जो हम एक रेटोरिक लेके बैठे हुए हैं ना उनके लिए कि जी $32 बिलियन ला रहा है, नहीं, वो सिर्फ ला रहा है $6.4 बिलियन, क्योंकि वो 70% तो इंपोर्ट कर लेता है उस एक्सपोर्ट के अगेंस्ट, 10% वो बाहर रख लेता है, उसका क्या करता है किसी को नहीं पता, उनसे जायदादें बनती हैं, उनसे मिलें बनती हैं, क्या करता है किसी को नहीं पता, ये पैसे वापस आ जाते हैं, कहाँ जाते हैं कुछ नहीं पता। 20% वो हमें देता है, तो $100 के $20 हमारे पास आ रहे हैं, तो अगर $32 बिलियन ले लें तो $6.5 अरब आ गए। $6.5 अरब के अगेंस्ट जो हमारे पास इनके जो वो होते हैं हमारे लिए प्रॉब्लम्स, ये मेरा ख्याल है अनगिनत हैं। उनकी रिस्पेक्ट मुझे इसलिए ज्यादा है कि वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं और ये हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सेक्टर को भी चलने देना चाहिए। मगर जिस तरीके से ये इनकी डिमांड्स है ना, वो मेरा ख्याल है अनटेनेबल होती जा रही है। हर चीज के अंदर इनके मसले होते हैं, तो उनको हमें संभाल के रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि हम इनको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, और इंसेंटिवाइज बहुत आसानी से कर सकते हैं इनको, जिस तरीके से हम ये करेंगे, जैसे अगर उनका 20% कंट्रीब्यूशन है, तो अगर हम रीवैल्यू करते हैं 280 से 250 पे, तो इनका 20% जो मिलता है वो ₹6 बनते हैं, यानी ₹30 अगर मैं करूं तो 20% का ₹6। अगर आप IMF के प्रोग्राम में नहीं है तो उनको टैक्स की छूट दिया जा सकती है, उनको टैरिफ में कट दिया जा सकता है, तो इस तरीके से हम इनको इंसेंटिवाइज करके उनके लिए कॉस्ट न्यूट्रल कर सकते हैं। बट ये मेरा ख्याल है डू मोर वाली फिर बात आ जाएगी, ये है। और दूसरा रेमिटेंस का मसला है। अब इस वक्त हवाला हुंडी चल रहा है, इस वक्त तो हवाला हुंडी के रेट में डॉलर के हिसाब से 4 से 5 रुपए का फर्क है। अगर मैं ₹250 कर दूं और ₹10 इनको इंसेंटिवाइज कर दूं, PRI को खत्म कर दूं, और अगर मैं डायरेक्ट यानी कि वो अगर भेजते हैं अपने अकाउंट में, उनको मैं ₹10 टैक्स फ्री दे दूं और उन पे मैं कैप लगा दूं कि 10 से 15 हज़ार डॉलर आप दे दें, तो मैं ये समझता हूँ $4 से $5 बिलियन और आ सकता है। और ये जो इस वक्त हमारे लिए प्रॉब्लम आ रही है क्राइसिस इन द गल्फ की वजह से, वो स्पेसिफिकली उसको मिटिगेट कर सकता है। दूसरा, हमने एक रेसिपी दी है कि आप जो आपका जो 111 सबसेक्शन 4 में जो 38 में से $4 बिलियन आता है, उसको आप $1 लाख तक लेके जाएं। इस वक्त 17,000 18,000 के करीब है, तो आपका जो 50 लाख की लिमिट के अगेंस्ट $30 लाख एवरेज आ रहा है, 4 लाख लोग भेज रहे हैं, तो $3-3.5 बिलियन आ रहा है। और इसके अगेंस्ट अगर आप ये इसको $1 लाख कर दें और से 60% ना सही, यानी कि 50 लाख का 30 लाख 60% होता है, 60% यानी कि $60,000 ना भी भेजें और $40,000 भी अगर भेजते हैं, तो $12 से $14 बिलियन आप वहां से जनरेट कर सकते हैं। बट इसके लिए जरूरी होगा गवर्नमेंट को कि कंसिस्टेंट पॉलिसी हो, आपको ट्रस्ट डेफिसिट नहीं होना चाहिए, लोगों को ये पता हो कि हाँ हमने यहाँ काम करना है, हमें यहाँ पर हर किस्म के मराहते मिलेंगी, हमें छूट मिलेंगी और हमें हैरेस नहीं किया जाएगा। जिस तरीके से हमारी हैरेसमेंट है, जो इतने सारे विंडोज आपने खोल दिए, लोग इसलिए कतरा रहे हैं। तो आपको एक इकोनॉमिक पैकेज के तौर पे इसको लाना है, ना कि कोई वन ऑफ एक सिचुएशन ला के आप बोलेंगे कि ये 250 कर दो और मईशत ठीक। सही। तो अविश्वास साहब, ये ज़ाहिर है हमारी इंडस्ट्री पर इस वक्त जो सबसे बड़ा बोझ है वो एक तो ज़ाहिर है कॉस्ट का इशू है, एनर्जी कॉस्ट या ओवरऑल कॉस्ट आप ले लें, फिर ये दूसरा टैक्सेस का बोझ है, जो सुपर टैक्स जब पिछले चंद साल से आया उसके बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा हो गया है। अब ये जो 3-4 महीने से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त मौजूद है, उसके बाद सूरत हाल में यकीनी तौर पर एक तब्दीली आई है। गवर्नमेंट अगर कुछ देना भी चाहती थी तो शायद अब उसके लिए वो देना मुश्किल हो जाए। तो अब इसका ये क्या सोल्यूशन है, कैसे इस इशू को रिजॉल्व दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अरबाब साहब। आपका सुपर टैक्स बिल्कुल कम होना चाहिए, और मेरी जो इत्तलात है उसके हिसाब से इसको ग्रेजुअली कम किया जाएगा और हो रहा है। अच्छा। जो मैंने सुना है। बट आप IMF के प्रोग्राम में रहते हुए आप कुछ नहीं दे सकते। मैं आपको ये पैकेज जब बता रहा हूँ, आपने वही हमारा मॉडल बजट देखा होगा, इसमें हमने 2-3 किस्म की वर्किंग डिफरेंट की है, सेंसिटिविटी एनालिसिस भी की है। वो अगर आप अपने नादरीन को दिखा दें तो आपको पता चलेगा कि इट्स अ वाइड डिफरेंस बिटवीन अगर हम अपने बजट IMF को माइनस करके चलाएं और IMF में रहते हुए चलाएं। मैं ये कभी नहीं कहता कि आप उन इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके चलें जिन इकोनॉमिक पॉलिसी से हमारी मईशत का जो ज़बूहाली का शिकार हुई थी, और IMF के आने के बाद अगर कोई चीज़ हम इसको अडेयर कर रहे थे तो उसको भले आप अडेयर करें। अगर आप किसी के प्रेशर में कर सकते हैं वो चीज़, तो आप अपने तौर पे क्यों नहीं कर सकते? मेरा सवाल यही है कि आप आराम से अपनी पॉलिसीज बनाएं, जहां आपकी इकोनॉमी को बूस्ट देना है आप बूस्ट दें, उसके बाद अगर आपने कोई चीज बनती है तो आप करें। मगर IMF के प्रोग्राम में रहते हुए हम नहीं कर सकते। और अभी आपने देखा होगा
ये बड़े टेंस माहौल में ये इनके ये आपकी तलाश भी होगी कि अभी कोई फाइनलाइज नहीं हुआ IMF के, एक 8-10 दिन वो बैठे रहे, इसके बाद वो नहीं कर सके। और मुझे तो बड़ी अजीब सी इत्तलात आ रही है कि नेगोशिएशन के दौरान और उसके इख्तिताम पे क्या क्या बातें हुई। मैं ये 3 साल पहले कहता था कि अगर आप IMF के प्रोग्राम में अगर आप इसी तरीके से मिनो ऑन चले जाएंगे तो आपके लिए आगे प्रॉब्लम होगी, और वो प्रॉब्लम अब आपको नजर आ रही है। सही। तो अशफाक साहब, ये जो आपका बजट है, मॉडल बजट, अगर बिलफर्ज इस बजट को गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पे कंसीडर करती है और ये पाकिस्तान के बजट के तौर पर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, तो इसमें आप बताएं इसके मुताबिक फिर पाकिस्तान की ग्रोथ कहाँ जा सकती है, ग्रोथ रेट में कितना इजाफा हो सकता है, फिर जो इंडस्ट्री की मुश्किलात हैं वो इसमें कैसे कम हो सकती हैं, उसका क्या कोई वाइबल सोल्यूशन है? यानी इस बजट सबसे पहली बात है, आपने कहा GDP ग्रोथ की, तो मेरे हिसाब से 5% हो सकती है। अच्छा। और इन्फ्लेशन हमने जब हम अभी फर्ज करें 12% का एवरेज अगर IMF कहती है, और अगर हम समझते हैं कि अगर आप करेंसी को रिवैल्यू कर दें और 250 पे ले आएंगे तो वो 6% पे ऑटोमेटिक। सही। तो 6 और 5 11% की आपको ग्रोथ नेट मिल सकती है। आप समझ लें 13,000 अरब का अगर आपका टारगेट है, और 11% के हिसाब से अगर आप लें तो 14,000 मिलियन की बनती है। फिर हमने इनको कहा है कि जी हम नए मेजर लेना चाह रहे हैं जो टैक्स रिफॉर्म्स के हैं, और हम नहीं चाह रहे कि किसी को टैक्स बढ़ाए, हम टैक्स में छूट देने की बात करें। उस मॉडल बजट में सारी चीजें इनकॉर्पोरेट है। उस मॉडल बजट में हमने जो देखें, जब आप इंटरेस्ट रेट घटाते हैं और आप 7-8% पे लेके आते हैं, और अगर 5% का आपको रिवर्सल मिलता है डेट सर्विसिंग में, तो आप 3,000 अरब, अगर स्टेट बैंक का प्रॉफिट भी मैं माइनस कर लूँ तो मेरे नजदीक 2,000 अरब की आप सेविंग कर सकते हैं। अच्छा। आपकी अगर रिवैल्यूएशन होती है तो आपकी GDP की साइज भी $575 बिलियन तक पहुंच सकती है। तो ये सारे पैकेज का पार्ट है, और जाहिर बात है जब आप इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, इंडस्ट्री ग्रोथ देगी, तो ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट मिलेगा। आपने अलल्ले तलल्ले करके $3 बिलियन की आपने EV व्हीकल मंगा लिया। मुझे बताइए कि EV व्हीकल 600 मॉडल आ जाएंगे, मशरूम ग्रोथ होगी। जैसे पहले आपने CNG में किया, आपने कहा कि जी गेम चेंजर है अपना CNG हमारे लिए, और CNG का आज आप गालियां दे रहे हैं सब। फिर आपने सोलर पैनल को कहा कि जी गेम चेंजर है, आज उस पर भी आप यू आर क्लिपिंग देयर विंग्स। अब आप EV को लेके चले। यार EV उस वक्त हमारे लिए अच्छी होगी जब यहाँ फैक्ट्रियां लगे, जब यहाँ कुछ चीजें बनने शुरू हो जाएं और हम एक्सपोर्ट कर सकें। दूसरी तरफ आप IMF के कहने पे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन खत्म कर, इवन वहां तक आपने खत्म करने की बातें की हैं जहां 100% गुड्स आती है और 100% चली जाती है। देखिए, आपको इन पॉलिसीज को रिविजिट करना पड़ेगा, आपको अपनी टैक्सेशन पॉलिसीज को रिविजिट करना पड़ेगा, आपको अपने देखिए एडवांस रूलिंग के मैकेनिज्म्स है हमारे पास, उन सबको रिविजिट करना पड़ेगा। इट इज अ पैकेज। देखिए, जब पहले भी IMF के लिए जब ये बात करते थे और जब मैं भी बैठा होता था वहां पर, तो मैं हमेशा ये कहता था कि इट इज नॉट अ गुड रेसिपी फॉर यू। उस वक्त IMF ने हमें कहा था कि जी $6 बिलियन का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट आएगा। उस वक्त आई चैलेंज देम कि 3 बिलियन भी नहीं होगा, और हमारा $1 बिलियन आया, वो भी इस वजह से कि हमारी मोहतरमा, अल्लाह उनको गरीब के रहमत करे, उनकी गलत पॉलिसी की वजह से हमने वीट इंपोर्ट कर ली, और 1 बिलियन का हमें वीट की वजह से, वीट की इंपोर्ट की वजह से उसकी वजह से हमारा डेफिसिट आ गया। वरना डेफिसिट नहीं था, सरप्लस था 600 मिलियन। तो ये पॉलिसीज हैं, ये हम होम ग्रोन पॉलिसीज लेके चले, हम IMF की वो जो न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिस्ट है ना, वो नहीं चलेगी। सही। तो अशफाक साहब, ये जो टैक्सेशन का इस वक्त बोझ है, ये ज़ाहिर है सैलरीड पर्सन की तो इसने कमर तोड़ दी है। अभी इसको थोड़ा बैलेंस करना है इंडस्ट्री और सैलरीड पर्सनस पर से, तो रिटेलर्स को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, इनको लेकर आना है। 2-3 साल में हुकूमत ने कोशिशें भी बड़ी की हैं, कामयाब तो कोई भी स्कीम नहीं हुई। अब ये इस मौके पर क्या किया जाए? तो बड़ा इस वक्त डिमांड है इस वक्त की, और अगर रिलीफ दूसरे सेक्टर्स को देना है तो फिर तो ये इसको करना ही अरबाब साहब, आपने मेरी रिपोर्ट अगर पढ़ी हो ना टैक्स रिफॉर्म्स की, सारे टैक्स नेट में थे, और ट्रेडर तो मेरे पास आके बैठ के एग्री कर चुके थे। 40 लाख ट्रेडर अगले साल रिटर्न भर रहा था, सिंपल। ठीक है, ये नईम मीर साहब, अल्लाह उनको हयाती दे, पूछ लीजिएगा आप। वहाँ मेरे साथ 3 मेंबर बैठे हुए थे, आसिम मजीद खान साहब बैठे हुए थे, नदीम रिजवी साहब बैठे हुए थे, अर्देशर सलीम ताहिर। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वेरीफाई हो। ये हमने इनसे तय किया था कि आप 1% ऑफ द टर्नओवर देंगे, जो आप जहाँ से परचेजेस करेंगे ना, चाहे इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर, 100 रुपए की चीज परचेज करेंगे, हम 101 रुपया लेंगे और आपका 1 रुपया टैक्स अमानतन आ जाएगा। आपका 3 करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा। ठीक है जी, ये बात एग्री करके
उस वक्त के जो चेयरमैन एफबीआर थे, मैंने उनको बता दिया था कि ये बात तय होगी। सही। बजट में नहीं आया, इसमें अब मेरा कोई कसूर नहीं। 3 साल बाद अब वही स्कीम लेके आ रहे हैं और आज तक मैं 1.25 ट्रिलियन का लॉस कर चुका हूँ उस टैक्स की मद में, और अब इनको इन्फोर्स करा रहे हैं। मैं तो कुछ सोचें आप इस मुल्क में फिर कैसे पॉलिसीज चले। दूसरा, एग्रीकल्चरिस्ट, हर एग्रीकल्चरिस्ट को टैक्स पे नहीं करना। इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि हमने इसका एक इनडायरेक्ट रास्ता निकाला था, क्योंकि इनके बड़े दरवाजे हैं जहाँ से ये निकल सकते हैं। कभी कोई कह देता है कि जी ये तो प्रोविंस के जुमरे में आता है, कभी कोई कह देता है कि जी आप हमें टच नहीं कर सकते, कभी ये पॉलिटिकल इकोनॉमी के अंदर होता था। तो हमने एक काम किया था, हमने कहा था कि मिनिमम एसेट टैक्स लगा दीजिए, जिसमें जो भी प्रॉपर्टीज आपकी हैं उनकी मार्केट वैल्यू आ जाएगी एवरी ईयर। जैसे शेयर आप रखते हैं उसकी मार्केट वैल्यू आ जाती है, गोल्ड रखते हैं उसकी मार्केट वैल्यू आ जाती है, फॉरेन करेंसी है इसकी मार्केट वैल्यू आ जाती है, घर रखते हैं इसकी एफपीआर वैल्यू आ जाती है। इस तरीके से एग्रीकल्चर लैंड है उसकी भी एफपीआर वैल्यू और डीसी वैल्यू आ जाती है। उन सबको आप कंबाइन करें और आप उसमें से देखेंगे जी कितने आपके टोटल एसेट्स बनते हैं, और उन एसेट्स को आप देखें कि कितने एसेट्स आपके पास। हमने कहा था कि जी 10 करोड़ तक की एग्जम्पशन है। 10 करोड़ के बाद जितना भी आपका टोटल एसेट्स हैं उन पे आप 1% लगा दें। चाहे आपके अगर एसेट्स हैं 1 अरब रुपए और आपके 10 करोड़ माइनस कर दो तो 90 करोड़ रुपए के एसेट्स रह गए, आपको 90 लाख रुपए टैक्स देना है। अगर इनकम टैक्स की मद में आपने 1 करोड़ दे दिया तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना। अगर इनकम टैक्स की मद में आपने 80 लाख दिए तो आपको 10 लाख, अगर 90 लाख दिए तो भी 1 रुपया नहीं देना आपको। तो ये हमने सारा कर दिया था। अब उसमें भी हमारे कुछ एफबीआर के ऐसे नेगेटिव एलिमेंट थे जिन्होंने पता नहीं अपने डिफरेंट मफरूजाओं के तौर पे उन्होंने रुकवाने की कोशिश की और वो कामयाब हो गए। अब उनकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? उस वक्त उस साल हमें उससे कम से कम हमारा जो अंदाजा था उसके हिसाब से 400 अरब हमें मिल रहे थे। तो मैं अब ये हम किसके हाथ अपना लहू तलाश करें, ये मसले है। सैलरीड क्लास पे आ जाइए, सैलरीड क्लास के साथ बहुत ज्यादती हो रही है और इंडिविजुअल बिजनेसेस के साथ भी बहुत ज्यादती हो रही है। मेरे ख्याल से इस बजट में रिलीफ मिलेगा, किस हद तक मिलता है येट टू सी, बिकॉज IMF से आपने अप्रूव किया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक तौला साहब, साबिक वज़ीर माशियात हमारे साथ मौजूद थे। मतलब ये कि ज़ाहिर है इस वक्त पॉलिसीज़ तो हैं, पॉलिसीज़ पर अगर उनको नाफिज किया जाता है तो फिर उस पर अमल दरामद नहीं होता। अब अमल दरामद नहीं होता तो ज़ाहिर है सबके इल्म है कि फिर ये किसकी ज़िम्मेदारी बनती है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।